इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से आप क्या समझते हो, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इसका बीयर लैम्बर्ट्स लॉ से क्या कोरिलेशन है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, बता नहीं भाई, ठीक है। तो भाई अब आपने पढ़ना है, तो विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन आपने पढ़ ली है। अब आपने पढ़ना है कि इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फिर हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फिर क्या है, पॉपुलेशन का इफेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बताओ भाई, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मीनिंग क्या होता है। देखो भाई, जब कोई स्पेक्ट्रल लाइन आती है ना, जब कोई पीक आती है स्पेक्ट्रा में, तो मान लिया वो पीक ऐसे है, एक पीक मान लिया ऐसे है और एक पीक मान लिया ऐसे है, ठीक है। तो भाई इसमें ज्यादा हाइट किसकी है, तो इंटेंसिटी के यहां पर 2 मीनिंग होते हैं, एक होती है इंटेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग और एक भाई इंटेंसिटी का होता है जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग क्या होता है इंटेंसिटी का, जिसकी ज्यादा हाइट वो मोर इंटेंस, कम हाइट क्या भाई लेस इंटेंस। तो यहां बताओ भाई मोर इंटेंस कौन सी है, तो यहां बताओ भाई मोर इंटेंस पीक कौन सी है, ये वाली क्या मोर इंटेंस, ये क्या हमारे पास लेस इंटेंस। तो यहाँ पर आप भाई, तो एक तो आप इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर सीधे कमेंट कर सकते हो उनकी हाइट नोट करके, ज़्यादा हाइट वाली मोर इंटेंस, कम हाइट वाली लेस इंटेंस। लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई, ये प्रिसाइज मेथड नहीं होता, ये एक्यूरेट मेथड नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि सही में इंटेंसिटी क्या होती है, एरिया अंडर द पीक क्या होती है। तो जब भी आपको इंटेंसिटी बहुत, किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन में अगर आपको इंटेंसिटी की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम कभी हाइट इस्तेमाल नहीं करते भाई, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एरिया अंडर दी पीक। समझ गए बात। तो देखो भाई, तो मैं अगर ये कहूं एक पीक मान लिया ये है और एक पीक ये है, बोलो भाई, तो आप क्या कहोगे। तो भाई पहली नजर में देखने पर हमें तो बताओ हमें भी क्या लगेगा कि ये क्या है, मोर इंटेंस, ये बताओ क्या है, लेस इंटेंस। लेकिन एक्चुअल में ये बताओ क्या है, मोर इंटेंस। क्यों भाई, अगर आप इसके अंदर भाई एरिया काउंट करोगे ना, आप बताओ भाई, अगर यहाँ पर हमने, अरे वो ग्रीन कलर के नहीं बॉक्स होते हैं, अगर यहाँ बॉक्स क्या हो भाई, यहाँ पर बॉक्स क्या आएंगे, कम आएंगे, यहाँ पर तो बॉक्स क्या आएंगे ज्यादा। तो हम क्या बोल, अरे भाई यहाँ क्या आपको, अरे भाई बॉक्स नहीं होते किसके अंदर। तो एरिया आप कैसे मेजर कर सकते हो, जैसे आप पीपल के पत्ते का एरिया मेजर करते हो, कैसे भाई, ग्राफ पेपर पे रखा और उसकी एक बाउंड्री बना ली, एक भाई ग्राफ पेपर पे क्या रखा, पीपल का पत्ता, और हमने उसकी भाई बाउंड्री ड्रॉ कर दी, और फिर उसके अंदर हमने क्या कर लिए, बॉक्स काउंट कर लिए। आजकल तो खैर हम कंप्यूटर से मालूम कर लेते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक मेथड होता है, इजंट इट। जो बॉक्स आधे से कम हो उसे छोड़ दो भाई, आधे से ज़्यादा हो उसको पूरा बॉक्स काउंट कर ले, यही होता ना। तो यहाँ पर इसकी हाइट बेशक क्या है ज़्यादा, लेकिन ये लेस इंटेंस है। क्यों भाई, इस पीक की हाइट कम है लेकिन इसके अंदर एरिया क्या है। तो भाई अगर 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 हम भाई सिंपली हाइट से क्या करें, यहाँ पर कैलकुलेशन करते तो हमारा रिजल्ट क्या था, गलत। क्योंकि आप तो क्या मानते कि ये क्या है, मोर इंटेंस, ये क्या है, लेस इंटेंस। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, मोर इंटेंस, ये क्या है, लेस इंटेंस। तो ध्यान रखियो जब भी, लेकिन अमूमन क्या होता है, अमूमन आमतौर पे क्या होता है बताओ भाई, यूजुअली प्राय बताओ क्या होता है, जो हाइट ऑफ द पीक होती है, क्योंकि अरे भाई विड्थ में इतना कोई डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलता, ऑलमोस्ट विड्थ क्या होती है, कंपेरेबल सी होती है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए भाई हम जनरल बात कर जब करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द पीक को हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी। लेकिन ध्यान रखियो भाई, जहाँ भी आपको इंटेंसिटी की एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए वहाँ पर आप कभी हाइट इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एरिया अंडर द पीक। और आप याद करो NMR के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पीक एरिया, क्योंकि वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या बताती है, प्रोटॉन काउंटिंग। अभी हमने आपको पढ़ा है NMR, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ भाई कि
क्या आपने NMR का नाम तो सुना ही होगा BSc में, है ना? तो भाई NMR जो होता है वहाँ पर जो क्या होता है पीक एरिया, क्या भाई NMR में जो क्या होता है पीक एरिया, क्या उसको आप इंटेंसिटी नहीं मानते क्या? वहाँ पर माने 2 पीक आई, तो अगर 2 पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो क्या है 3:2, इसका मतलब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटॉन्स का नंबर भी क्या होता है 3:2 में, यानी 3 प्रोटॉन एक तरह के, 2 प्रोटॉन एक तरह के, ये तो होता है। तो वहाँ पर क्योंकि भाई इंटेंसिटी ऑफ पीक्स क्या बताती है प्रोटॉन्स का रिलेटिव रेशियो, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई पीक एरिया, सॉरी इंटेंसिटी। तो वहाँ पर हम कभी हाइट ऑफ द पीक नहीं लेते, वहाँ पर हम क्या लेते हैं एरिया अंडर द पीक। इसीलिए आपको जब आप NMR पढ़ते हो तो वहाँ पर पीक्स के ऊपर एक ऐसा अजीब सा साइन मिलता आपको भाई, है ना? हम सोचते हैं क्या बकवास है ये, अरे भाई क्या होता है वास्तव में कि ये बता रखा कि आपने भाई इंटेंसिटी कैसे लेनी है इंटीग्रेशन से, एरिया अंडर दी पीक। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी मालूम पड़ गया आपको? ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अरे भैया अब हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आपको ये क्या होता है, देखो भाई अब अगर मान लिया भाई, आप मुझे बताओ अगर हम ये कहें, आप एक काम करो, आप एक 3 लेवल सिस्टम मान लो, क्या मान लो आप एक 3 लेवल सिस्टम, तो एक लेवल ये है E1 और एक लेवल क्या है E2 और एक लेवल क्या है E3, ठीक है? तो ये मैंने क्या मान लिया बताओ भाई, तो E1 से E3 गैप मैंने क्या मान लिया 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, और E1 से E2 मैंने क्या मान लिया 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके अकॉर्डिंग जब हम इसके ऊपर 400 से 4000 की रेंज स्वीप करेंगे, यानी इस सैंपल के ऊपर, जिस सैंपल में क्या है 3 ही क्या है एनर्जी लेवल, यानी हर पार्टिकल सिर्फ 3 एनर्जीज में से ही ऑक्यूपाई कर सकता है भाई। ओके, तो जब आप इसके ऊपर भाई 400 से 4000 की रेडिएशन स्वीप करोगे तो आपके अकॉर्डिंग एक तो पीक आनी चाहिए 1000 पे, एक आनी चाहिए बताओ भाई कहाँ पर भाई 1500 पे, है ना? तो हमको 2 पीक मिलनी चाहिए, लेकिन भाई ये हो सकता है कि आपको सिर्फ 1000 की पीक मिले, तो आपको ये पीक ना मिले। आपको ऐसे कैसे भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि कोई गैप है एनर्जी का और उतनी एनर्जी का फोटोन प्रोवाइड कर दिया तो ट्रांजिशन होएगी होएगी, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। हम तो क्या मानते हैं कि भाई अगर ये गैप कितना है E1 से E2 गैप कितना 1000, E1 से E3 गैप कितना है 1500, तो 1000 के फोटोन मारेंगे तो वो भी एब्जॉर्ब होने हैं, और 1500 के मारे तो भाई वो भी एब्जॉर्ब होने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर दोनों पीक भी आ सकती हैं, एक ना भी आए एक भी ना आए और कोई एक भी आ सकती है। यहाँ पर चारों पॉसिबिलिटी हैं, क्या हो सकता है दोनों पीक भी आ सकती हैं, एक इनमें से कोई एक आ सकती है और दोनों भी क्या हो सकती है अब्सेंट। मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है। अरे भाई 500 के पे तो पीक आनी नहीं, क्योंकि 500 का तो कोई गैप है भाई, 500 का तो कोई गैप है ही नहीं भाई। अरे भाई ये गैप कितना है 1000 कितना पता, तो ये गैप कितना बताओ भाई 500, ये गैप कितना बताओ भाई 500, इजंट इट? चलो काम कर लेते हैं भाई, इसको हम 1200 मान लेते हैं ताकि भाई बाकी पीक ना बन पाए, क्योंकि हम सिर्फ स्वीप कहाँ से कहाँ तो करेंगे बताओ, 400 से ऊपर है तो मैं लगता भाई 1200 पे है, कितने पे भाई 1200 पे, तो ये गैप कितना हालांकि 200, लेकिन भाई मैं 200 से ऊपर स्वीप कर रहा हूँ, मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ 400 से, तो बताओ भाई तो 400 तो 1000 का गैप है, 1200 का गैप है, तो आपके अकॉर्डिंग पीक सिर्फ आनी चाहिए 1000 1200 पे। लेकिन ये हो सकता है कि ना 1000 पीक आए ना 1200 पे आए, या फिर अकेले 1000 पे आ जाए या अकेली 1200 पे, या दोनों आ जाए। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ता है भाई, ये मालूम पड़ता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से। किससे? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये कैसे निकलती है भाई, देखो ये लाइट एब्जॉर्ब करके यहाँ पर यहाँ जाएगा ना, तो कोई ट्रांजिशन कहाँ से होगी, देखो एनर्जी गैप तो मैच करना ही चाहिए, लेकिन एनर्जी गैप मैच करने के अलावा एक और कंडीशन होती है कि भाई
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कि जो पार्टिकल यहाँ बैठा है वो कहाँ जाना चाहता है E2 में, तो उसे कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, 1000 का। पार्टिकल बैठा है E1 में, उसे जाना है E2 में, तो उसे कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए भाई, 1000 का। तो ज़रूरी नहीं कि उसको 1000 का फोटोन प्रोवाइड करने पर वो 1000 के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। अब मान लिया हमने 1000 का फोटोन मार दिया, लेकिन फ़र्ज़ करो कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये जो एटम है या जो पार्टिकल है, ये उस 1000 के फोटोन से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इसकी जो स्टेट है, जो क्या इसकी क्वांटम स्टेट, वो इस 1000 के फोटोन के साथ इंटरेक्ट ना करती हो तो 1000 का फोटोन सर है भाई, नहीं मैं तो आपको बोले पड़ी। तो भाई तो ये तो मैच करना ही करना है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए एक संभावना होती है। ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, और उसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। और इसे कैसे मेजर करते हैं, इसको जाना कहाँ से कहाँ पर, E1 से E2। तो इसके E1 से E2 का गैप 1000 है, तो 1000 का फोटोन मारने पर इसके यहाँ से यहाँ पर जाने की कितनी संभावना है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। और ये कैसे निकलती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप थ्योरी में, कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना। वो तो क्या होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, क्या होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये आएगी भाई इंटीग्रल क्या, ये क्या होगा psi1, ये वाली स्टेट, इस स्टेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि इस E1 से E2 में जाने की संभावना पता कर रहे हो आप, E1 से E2 में जाने की संभावना पता कर रहे हो। तो E1 का वेव फंक्शन, बीच में क्या, ऑपरेटर फॉर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, ठीक है, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल ऑपरेटर। इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। समझ गए बात भाई। तो ये क्या है psi1, इसका मतलब क्या होता है भाई कि जो स्टेट है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करती है कि मैग्नेटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करती है, कि दोनों से इंटरेक्ट करती है, क्योंकि रेडिएशन से इसको एनर्जी ट्रांसफर होएगी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के जरिए या मैग्नेटिक कंपोनेंट के जरिए। तो क्या होगा, इनिशियल स्टेट, यहाँ पर क्या लिखो, फाइनल स्टेट, बीच में क्या ऑपरेटर। अगर ये इंटीग्रल क्या आ गया 0, इसका मतलब क्या है कि बेशक आप 1000 का फोटोन मारो, E1 से पार्टिकल E2 में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या ही है, 0। नहीं है क्या, बोलो भाई। तो सिमिलरली भाई, और अगर हम बताओ क्या करें यहाँ पर, बताओ, और अगर ये तो क्या था 0.8 कितना समझ लिए, तो आपको ये पता करना हो कि इस स्टेट से फलां स्टेट में जाना अलाउड है कि नहीं है, वो भी तब जो वो एनर्जी गैप प्रोवाइड किया है। तो कैसे मालूम करते हैं भाई, बताओ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन लिखा हुआ, बीच में क्या लिखो, ऑपरेटर फॉर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रेशन करो। अगर हमारे पास क्या इंटीग्रल आए 0, तो भाई अलाउड नहीं है। यानी कि अगर मान लिया इसके वेव फंक्शन और इसके वेव फंक्शन के बीच में ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का ऑपरेटर लिखकर इंटीग्रेशन करने पर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि मैं बेशक 1000 का फोटोन मारूं और वो बेशक किससे टकरा जाए, E1 वाले पार्टिकल से, तब भी E1 वाला पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता भाई, वो उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट। नहीं है क्या आपको। तो भैया ऐसे मालूम करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो अगर 0 आए तो याजिद क्या बोलते हैं, तो अगर दो स्टेट की ट्रांजिशन, अगर दो स्टेट में चेंज, दो स्टेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या जाए 0, मतलब उसको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उसको। और अगर नॉन 0 है तो क्या बोलते हैं, अलाउड। अब अलाउड भी बराबर नहीं होती, अलाउड भी बराबर नहीं होती भाई, अलाउड भी क्या होती हैं, कम ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि E1 से E2 में जाना, मान लिया दोनों अलाउड है, मान लिया E1 से E2 का मोमेंट इंटीग्रल भी क्या आता है, मान लिया psi1 और psi2 का ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल भी क्या आता है, नॉन 0, और इसका भी क्या आता है। अब मान लिया इसका इंटीग्रल क्या मान लिया 0.8, मान लिया psi1 और psi2 ऑपरेटर, बोलो भाई, मान लिया कितना आ गया 0.8, और psi1 और psi3 भी क्या आ गया मान लिया, अरे psi1 और psi3 भी क्या आ गया 0.8। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, इक्वली अलाउड। क्या है, दोनों इक्वली अलाउड। लेकिन अगर मान लिया ये क्या आ जाए, अगर मैं psi1 psi2 लिखता हूँ तो इंटीग्रेशन क्या है 0.8, लेकिन psi1 psi3 लिखा तो क्या है मान लिया 0.4।
तो मैं क्या बोलूँगा, तो हम क्या बोलेंगे कि अलाउड दोनों है, लेकिन साई 1 साई 3 क्या है, 2 गुनी अलाउड है। तो अलाउड बराबर नहीं होती, अलाउड भी क्या होती है, कम ज़्यादा। 0 आए तो क्या है, फोरबिडन। और मैं आपको तो अगर अप्रोक्सीमेट 0 आ जाए ना, 0.000 समथिंग आ जाए, तो भी क्या मानते हैं भाई, तो हर बार 0 नहीं आता, लेकिन अगर 0 की क्या आ जाए बराबर, तो इसे क्या बोल देते हैं, फोरबिडन। लेकिन अगर भाई अगर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल ठीक ठाक वैल्यू में आया है, तो हम क्या बोलते हैं, अलाउड बोलते हैं। बात आपको पहले पड़ी। और अगर बहुत ज़्यादा तो क्या बोलेंगे, खूब अलाउड। कम आए तो हम क्या बोलेंगे, कम अलाउड। तो अगर साई 1 और साई 3 इंटीग्रेट किया विद ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो 0.8 आया। और साई 1 साई 2 कितना मान लिया, 0.4 आया। तो हम क्या बोलेंगे, साई 1 अरे सॉरी साई 1 साई 2 क्या मान लिया, 0.8। और साई 1 साई 3 कितना आया, 0.4। तो मैं क्या बोलूँगा बताओ भाई, कि यहाँ से यहाँ पर क्या 2 गुने अलाउड। तो दोनों ट्रांजिशन बेसिक यहाँ से शुरू हो, यानी जब 1000 पे जो पीक आएगी ना, और तो कहाँ पे आएगी, 1200 पे, यानी 1000 की पीक क्या होगी, 2 गुना ऊंची होनी चाहिए, किससे, 1200 की पीक से। समझ गए बात। तो यहाँ से आप ये रैशनलाइज करते हो कि अलग अलग पीक्स की वही इंटेंसिटी अलग अलग क्यों होती है, तो ये वजह होती है। नहीं है क्या आपको। लेकिन भाई आपको फिर तो भाई हमें क्या बार बार मालूम करना पड़ेगा कि अलाउड है कि फॉरबिडन है, नहीं। ये क्या करते हैं, एक सिस्टम के लिए सारे ये वैल्यू पता करके एक सिस्टम के लिए पहले मालूम कर लेते हैं कि किन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या है, नॉन जीरो, और किन के बीच में क्या है, ज़ीरो, और उनको समराइज कर देते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करती है, जब वो किसी सिस्टम को सॉल्व करती है, मान लो क्या पढ़ रही है, रिजिड रोटेटर, मान लिया आप क्या पढ़ रहे हो भाई अरे बोलो भाई, रिजिड रोटेटर, ठीक है बात। तो हमारे पास क्या है, ये कौन सा है, J0, ये कौन सा है, J1, ये कौन सा है, J2, ये कौन सा है, J3, ये क्या मान लिया, ये एनर्जी लेवल किसके, रोटेशनल लेवल्स के। भाई क्या मैंने आपको डायटोमिक रिजिड रोटेटर पढ़ाया था ना, तो ये मान लिया क्या है, ये रोटेशनल स्टेट्स की एनर्जीज है, किसकी, J0, J1, J2, J3, इनको हम क्या बोले, साई 0, साई 1, साई 2 और साई 3, एक्चुअल नाम तो इनके नहीं है क्या आपको, बोलो भाई। हालांकि भाई और आपको पता है यहाँ पर आगे आप पढ़ोगे, यहाँ पर 3 लेवल होते, ये इस J1 लेवल में 3 स्टेट होती है, साई 1 0, 1 + 1, 1 - 1। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, तो मान लिया मुझे पता करना है रोटेशनल स्टेट है, मुझे पता करना कि यहाँ से यहाँ पर अलाउड है कि फोरबिडन। में क्या करूँगा, इसका वेव फंक्शन, इसका वेव फंक्शन, बीच में ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल ऑपरेट कर लिया, नॉन जीरो आया, मैं समझ गया भाई यहाँ से यहाँ पर क्या है, अलाउड। फिर मैंने J0 से J2 लिखा, फिर मैंने J0, साई 0 और साई 2 वाले वेव फंक्शन यूज किए, इंटीग्रेशन 0 आया। फिर मैंने साई 0 साई 3 वाले, तब भी 0। मैंने J0 का कोई भी फंक्शन लिया और J4 का कोई, तब भी क्या आया। तो मैंने एक पैटर्न देखा कि जब भी मैं J0 से क्या कंबाइन करता हूँ, J2, J3, J4, हर बारी ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या आता है, 0। तो मैं समझ गया भाई। और तुम क्या बोले भाई कि डेल्टा J +-2 +-3 +-4 क्या है, फोरबिडन। अरे बोलो भाई। और +-1 क्या हो गया, अलाउड। क्योंकि जब मैं इसका वेव फंक्शन लेता हूँ और क्या निकालता हूँ, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो आंसर क्या है, नॉन जीरो। और जब मैं J1 और J2 का वेव फंक्शन लेता हूँ, तब भी आंसर क्या है, नॉन जीरो। मैं J2 J3, तब भी, बोलो भाई। और J3 J2 ध्यान रखियो, अगर आपने ये पता करना है, याद रखियो एब्जॉर्प्शन की और एमिशन की प्रोबेबिलिटी होती हैं अलग अलग। क्या भाई, अगर आपने पता करना है J2 से J3 में जाना अलाउड है कि नहीं, क्या करोगे आप, साई 2 साई 3 इंटीग्रेट, और साई 3 से साई 2 में आना तो साई 3 साई 2 इंटीग्रेट। नहीं है क्या आपको भाई, नहीं समझे बात भाई। तो हमने क्या पाया, तो ऐसे क्या करते हैं, तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करती है, वो जब कोई क्वांटम सिस्टम पढ़ती है तो उसमें सारे के सारे क्या हैं, जो एनर्जी लेवल्स, उनकी स्टेट मालूम होती है उनको भाई, उनके वेव फंक्शन पता होते हैं, तो उन सभी के वेव फंक्शंस के वो कॉम्बिनेशन बना के और उनके बीच में क्या लगा के, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, और पहले ही पता कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ पर जाना क्या है, अलाउड, कहाँ से कहाँ पर जाना क्या है, मतलब किन के लिए, किन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए
ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या है, जीरो, और किन के लिए क्या है, नॉन जीरो। जिनके नॉन जीरो उनको बोल देते हैं भाई ये करियो, समझे बात, ये क्या है, सिलेक्शन रूल्स क्या है ये, और भाई जिनके लिए क्या है नॉन जीरो वो तो अलाउड, जीरो वाले क्या हो गए फॉरबिडन। तो भाई यहाँ पर जब जैसे भाई रोटेशनल सिस्टम में साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या पाया, रोटेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या पाया भाई कि डेल्टा जे प्लस माइनस वन क्या है अलाउड। तो भाई साइंटिफिक जो कम्युनिटी ने क्या पाया कि रोटेशनल सिस्टम में जब भी आप दो सक्सेसिव जे, कौन से भाई, दो सक्सेसिव जे लेवल है ना, अगर आप उनमें से भी फंक्शन लेते हो, बोलो भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए, अरे बोलो भाई इनिशियल और साई आई और साई एफ, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, तब तो इंटीग्रेशन क्या आया नॉन जीरो। बोलो भाई, और मैंने दो सक्सेसिव जे लेवल में से भी फंक्शन ना लिए तब क्या आया जीरो। तो बोले भाई कि आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के बाद क्या रहेगा कि डेल्टा जे प्लस माइनस वन क्या है अलाउड, बाकी सारी क्या है फॉरबिडन। समझ गए बात भाई। तो ये कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो अलाउड ट्रांजिशन क्या आती है मोर इंटेंस, और फॉरबिडन क्या आती है लेस इंटेंस। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आना आपको ये, ठीक है, मिटा दे इसको, ओके। और ध्यान रखियो अलाउवेंस भी क्या होती है, अलाउवेंस भी क्या होती है भाई, कम ज्यादा होती है, कोई क्या होती है ज्यादा अलाउड, कोई क्या होती है कम अलाउड, ठीक है। अब बताओ, अब आप ये बताओ भाई, अब क्या है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब आप ये मानो भाई, देखो अभी तक मैंने दोनों कहाँ से शुरू की थी, ग्राउंड लेवल से, दोनों मैंने भी कहाँ शुरू की थी, तो दोनों अगर एक ही लेवल से शुरू हो रही है तो पार्टिकल्स की संख्या शुरुआती लेवल में बराबर होगी ना। तो पॉपुलेशन वाला फैक्टर हमने क्या कर दिया न्यूट्रलाइज, सिर्फ कौन सा फैक्टर बचा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का। अब जब मैं किसकी बात करूंगा बताओ, पॉपुलेशन की, तो हमने कौन सा फैक्टर भाई बैलेंस करना, पहले न्यूट्रलाइज करना, कौन सा, प्रोबेबिलिटी का भाई। यानी अब मैं दो ट्रांजिशन कंसिडर करूंगा जो एक सी अलाउड है, क्या है बिल्कुल, ताकि भाई अलाउवेंस से इंटेंसिटी पे सर ना पड़े, ठीक है बात। तो आप ये फर्ज करो भाई कि हमारे पास तीन लेवल सिस्टम है, हमारे पास क्या, तीन लेवल सिस्टम है, एक ये और एक ये, ओके। अब मैं कहूं कि यहां पर डेल्टा प्लस माइनस क्या है अलाउड, और बराबर अलाउड है, मतलब यहां से यहां तक का इंटीग्रल भी क्या आता है ट्रांस, अरे भाई ये क्या है साई वन स्टेट, साई टू, और ये कौन सी है, तो मैं ये कहूं कि साई वन से साई थ्री क्या है फॉरबिडन। मैं क्या बोलूं भाई, साई वन से साई थ्री क्या है फॉरबिडन, लेकिन साई वन से साई टू भी क्या है अलाउड, और साई टू से साई थ्री भी क्या है अलाउड, और अलाउड भी क्या है बराबर। मतलब मैं साई वन का वेव फंक्शन, साई टू का वेव फंक्शन, बीच में ऑपरेटर इंटीग्रेट किया, 0.8 आया, और यहाँ से अभी कितना आया 0.8, मतलब यहाँ से यहाँ अलाउवेंस और यहाँ से यहाँ पर अलाउवेंस क्या बराबर है, नहीं समझे बात भाई। लेकिन ये मान लिया गैप कितना भाई, ये आप गैप क्या मानने वाले, मान लो भाई ये आपने गैप मान लिया 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आप क्या मान लो 800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग बताओ क्या आएगा भाई, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, सॉरी अब बताओ भाई, अरे भाई यहाँ से अलाउड है ना, तो 1000 वाली अलाउड है, 1000 पे आने वाली अलाउड है कि फॉरबिडन है सोनिया, अलाउड है, और 800 पेन वाली भी क्या है अलाउड, 1800 वाली क्या है भाई, मैंने पहले बोला था भाई साई वन से साई थ्री फॉरबिडन है, साई वन से साई टू अलाउड है, साई टू से साई थ्री भी अलाउड है भाई, और बराबर अलाउड है। तो आपके अकॉर्डिंग तो भाई 1000 पे और 800 पे क्या होनी चाहिए, एक सी इंटेंस पीक, इजंट इट। लेकिन अब आप फर्ज करो कि यहां पर क्या मान लिया, 1,00,000 पार्टिकल कितने हैं भाई, 1,00,000 पार्टिकल हैं, और यहां बताओ मान लिया क्या है, सिर्फ बोलो भाई 10,000 पार्टिकल्स, कितने भाई 10,000 पार्टिकल्स मान लो आप। तो 800 जब 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 फोटोन आएंगे, जब 1000 सेंटीमीटर इनवर्स वाले फोटोन आएंगे, जब भाई 1000 सेंटीमीटर इनवर्स वाले फोटोन आएंगे, तो उनके सामने क्या ज्यादा एटम्स पड़ने की संभावना नहीं, क्या ज्यादा मॉलिक्यूल्स पड़ने की संभावना नहीं क्या, क्योंकि 1,00,000 मॉलिक्यूल बैठे हैं भाई, क्या हमारे पास 1,00,000 मॉलिक्यूल्स,
तो क्या भाई 1,00,000 मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, तो जो 1000 वाले फोटोन आएंगे, मतलब अरे भाई 1000 सेंटीमीटर यूनिवर्स वाले फोटोन आए एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ, इजंट इट? तो भाई क्या उनके एब्जॉर्ब होने की संभावना ज़्यादा नहीं होगी? क्यों? क्योंकि सैंपल में क्या है, इनको एब्जॉर्ब कर सकने वाले, अब अरे जो जो पार्टिकल यहाँ बैठा है उसके लिए तो 1000 वाला फोटोन काम का नहीं है। जो पार्टिकल यहाँ बैठा है वो तो 1000 का एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 1000 का एब्जॉर्ब करने वाले कौन कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। तो सैंपल में मान लीजिए ये कौन से पार्टिकल हैं जो 1000 वाला एब्जॉर्ब करते हैं? कौन से भाई? क्या इनका नंबर ज़्यादा नहीं होगा भाई? जो यहाँ बैठे हैं क्या इनका नंबर ज़्यादा होगा? और ये मान लिया कौन से हैं जो कहाँ बैठे हैं? मैं बोलो ये कौन से हैं बताओ? ये सर्कल तो क्या है? जो पार्टिकल यहाँ बैठे हैं। और ये अरे ये डॉट से क्या बना रखे मैंने? जो यहाँ बैठे हैं। नहीं है क्या आपको? तो आप ये बताओ भाई क्या सर्कल ज़्यादा नहीं क्या, बल्कि और ज़्यादा बनाओ? नहीं है क्या आपको? तो आप कोई डॉट से भाई बहुत कम नजर नहीं आ रहे क्या? बताओ। तो इनको कितनी एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए? 800। इन्हें कितनी चाहिए सबको? 1000 1000 1000। नहीं समझे बात? तो जब 1000 सेंटीमीटर में उसके फोटोन आएंगे तो क्या उनका इनकाउंटर होने की संभावना सूटेबल कैंडिडेट से, क्या भाई जब 1000 की रेडिएशन आएगी, जब 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के फोटोन आएंगे भाई, तो क्या उनका सूटेबल कैंडिडेट से इंटरेक्शन होने की संभावना ज़्यादा नहीं होगी भाई? क्योंकि पार्टिकल्स क्या ज़्यादा है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो 1000 वाले फोटोन क्या होंगे? ज़्यादा एब्जॉर्ब। नहीं है क्या आपको? अब जब 800 वाले आएंगे भाई तो अलाउड तो उतना ही है, लेकिन भाई 800 एब्जॉर्ब कर सकने वाले पार्टिकल्स का नंबर ही क्या है भाई? 800 एब्जॉर्ब कर सकने वाले पार्टिकल्स का नंबर ही क्या है? बहुत कम भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो बराबर अलाउंस होने के बावजूद क्या ये बहुत कम? तो क्या भाई अरे भाई नहीं है ना आपको भाई 1000 सेंटीमीटर में सारे फोटोन आएंगे तो क्या वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब नहीं हुए क्या? क्यों भाई? क्योंकि ये पार्टिकल्स के नंबर क्या है? ज़्यादा। फर्ज करो यहाँ पर एक पार्टिकल ना हो, तो फर्ज करो भाई यहाँ पर पार्टिकल ना हो तो अलाउंस तो पूरी है, लेकिन कोई यहाँ पर है ही नहीं भाई। तो 800 वाला एक में एब्जॉर्ब ना हो, अगर ये लेवल पूरी तरह क्या हो? खाली। अगर ये लेवल पूरी तरह क्या हो भाई? एम्प्टी हो, तो 1000 वाला एक भी पार्टिकल एब्जॉर्ब ना होएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों नहीं हो भाई? भाई पार्टिकल ही नहीं है, इजंट इट? भाई जब कोई पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है वो तो क्या है हमारे पास? अरे बोलो भाई, तो क्या आएगा? तो कोई भी नहीं है हमारे पास। तो ये अलाउड, तो हम क्या बोलेंगे? साई1 साई2 उतनी अलाउड है जितनी साई2 से साई3 अलाउड है, लेकिन साई1 में पार्टिकल है, साई2 में पार्टिकल ही नहीं है। तो 1000 वाले जब फोटोन मारेंगे वो तो एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन 800 वाले फोटोन मारेंगे ना वो एब्जॉर्ब ना हो। हालांकि 800 वाली ट्रांजिशन क्या है? अलाउड तो है, लेकिन भाई शुरुआत करने के लिए कोई पार्टिकल तो हो। नहीं है आपको भाई? एक गांव में भंडारा है, बोलो भाई, लेकिन गांव खाली हो गया उस दिन, मान ले भाई, तो भंडारे में फायदा क्या? बात आपको पहले पड़ रही भाई? वो बोले पूरे गांव का भंडारा कर दिया, वो गांव में कोई है उस दिन, मान लिया सारे कहाँ जा रहे हैं? किसी रैली में जा रहे हैं। बात आपको पहले पड़ गई भाई? ओके, तो वहां पर कोई खाने आया क्या वहां पर भाई? हाँ भाई बेशक खा ले, बेशक। बात आपको पहले पड़ी? मैं क्या कह रहा हूँ भाई? तो सिर्फ अलाउंस काम की नहीं होती, और क्या काम का होता था यहाँ पर? उस अलाउंस को भाई एक तरह से यूटिलाइज करने के लिए पार्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा इंटेंस। बोलो भाई, तो अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर इंटेंस हो, अगर ये उतनी अलाउड है, ये उतनी अलाउड है, यहाँ पर क्या है 10,000 पार्टिकल, यहाँ क्या मान लिया, फिर यहाँ पर क्या 1,00,000, यहाँ पर क्या है 10,000 पार्टिकल। तो मैं आपको बताऊँ, बराबर अलाउड होने के बावजूद ये ट्रांजिशन 1/10 इंटेंस आई क्या आएगी? बहुत कम इंटेंस है इसकी। बात आपको पहले पड़ गई? आ गया ना आपको भाई? तो दूसरा बताओ क्या फैक्टर होता है हमारे पास? दूसरा क्या होता है? अरे कौन सा आ गया? पॉपुलेशन। लेकिन भाई इसका मतलब क्या हो गया? हमको भाई, यानी हमको डिफरेंट लेवल्स में, यानी हमको अलग अलग, तो भाई इंटेंसिटी पे कमेंट करने के लिए एक तो हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल्स की वैल्यू। वो तो हम भाई सिलेक्शन रूल से अपना इकट्ठा कर लेंगे, याद कर लेंगे। नहीं,
लेकिन और हमें क्या मालूम होना चाहिए, पॉपुलेशन। क्या भाई, कि डिफरेंट लेवल में पॉपुलेशन कितनी है, और वो भी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन भाई, एब्सोल्यूट, कि एग्जैक्टली कितने पार्टिकल हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल उतनी ही मोर इंटेंस, कम पार्टिकल कम इंटेंस। तो आपको भाई कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कैसे मालूम करें, तो भाई एक बोल्ट्जमैन लॉ होता है, सुना तो होगा आपने भाई। तो एक बोल्ट्जमैन लॉ होता है, वो ये कहता है कि अगर एक्साइटेड स्टेट, क्या मान लिया, अरे भाई ये तो क्या है एन अपर, और ये क्या होता क्या भाई एन ग्राउंड, तो इसको हम क्या बोल देते हैं एन एक्स। तो एन अपर और ये क्या भाई एन ग्राउंड। तो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के मुकाबले अपर स्टेट में पार्टिकल्स का रेशो, ये इस फंक्शन से चलता है, e की पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पता होगा ना आपको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तुम क्या बोलेंगे, एन अपर बाई एन ग्राउंड विल बी इक्वल टू 1 बाई ई की पावर डेल्टा ई बाई के टी। इसका मतलब क्या है बताओ, अगर एनर्जी बढ़ेगी, अगर एनर्जी, अरे भाई क्या है, ग्राउंड स्टेट के मुकाबले एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल्स की संख्या नहीं है आपको। अगर ये रेशियो क्या आ जाए 0.9, इसका मतलब क्या है, अगर एन अपर बाई एन ग्राउंड 0.9 आ गया, इसका मतलब बताओ क्या है। अगर एन ग्राउंड 1000 है तो ये कितना हो गया 900, ये 100 है तो कितना हो गया 90, ये 10 तो कितना आ गया 9। तो यहाँ से एक तो बात हमें क्या मालूम पड़ेगी, यहाँ से कई हमारे पास कहेंगे कंक्लूजन। एक तो ये आएगा कि एक्साइटेड स्टेट में इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव पॉपुलेशन। ठीक है बात। तो बताओ भाई रिलेटिव पॉपुलेशन बताओ कैसे निकलेगी हमारे पास, बोलो भाई, और फिर हम आपको बताएंगे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई, क्योंकि एक्चुअल इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन पे, कि एग्जैक्ट कितने पार्टिकल है। अरे बोलो भाई, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या मालूम होनी चाहिए, सभी लेवल्स की रिलेटिव पॉपुलेशन। तो इस फॉर्मूले से कई बातें प्रूव होती हैं। एक तो क्या, टी कुछ भी हो भाई, तो पहली बात तो भाई, क्योंकि जब मैंने क्या बोल दिया एन अपर, तो पहली बात तो क्या है कि एन अपर हमेशा क्या होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा। तो डेल्टा ई कैन नेवर बी जीरो। डेल्टा ई जीरो ने मतलब क्या हुआ कि एक्साइटेड लेवल कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर भाई, बराबर। फिर वो एक्साइटेड लेवल कहाँ से हुआ, बोलो भाई, यानी डेल्टा ई कैन नेवर बी जीरो। क्या आप इस बात से एग्री करते हो भाई कि डेल्टा ई कभी भी जीरो नहीं होएगा, डेल्टा इज ऑलवेज नॉन जीरो। ठीक है, तो डेल्टा ई नॉन जीरो हमेशा। ओके, और टी क्या है, टी कभी जीरो नहीं होगा भाई। भाई एब्सोल्यूट जीरो कभी हासिल नहीं कर सकते भाई। अरे बताओ भाई, तो भाई कुछ ना कुछ टी भी आएगा हमारे पास। तो आप मुझे बताओ कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। तो ये अरे भाई डेल्टा ई पॉजिटिव होता है, के टी भी क्या होता है पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम पावर क्या हो सकती है बताओ, मिनिमम पावर इसकी, ये मिनिमम क्या हो सकता है जीरो। मिनिमम ही क्या हो सकता है भाई जीरो। उस टाइम पे की पावर क्या होगा जीरो, 1/1। इसका मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट क्या आएंगे बराबर पार्टिकल्स, रेशो बना गया तो। लेकिन क्योंकि डेल्टा ई हमेशा क्या है नॉन जीरो, और टी भी क्या है नॉन जीरो। अरे बोलो आप कोई भी टी लिखो भाई, इसको जीरो करने के लिए या तो क्या होना पड़ेगा, डेल्टा ई को जीरो, या टी क्या होना पड़ेगा इनफाइनाइट, या तो टी क्या करो इनफाइनाइट। टी इनफाइनाइट करोगे तभी तो ई की पावर क्या बनेगी जीरो, या डेल्टा ई क्या करो जीरो। अब ना तो डेल्टा ई जीरो होता ना टी क्या होता इनफाइनाइट। यानी ये नंबर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है भैया, तो ई की पावर हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी ई की पावर हमेशा क्या आएगी जीरो से बड़ी आएगी। ई की पावर हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। अब ई की जीरो क्या होता है 1। तो अगर पावर ई की जीरो से ऊपर है तो हमेशा 1 से क्या है ग्रेटर आएगा, यानी ये फैक्टर हमेशा क्या होता है 1 से ग्रेटर। यानी ये रेशियो हमेशा क्या होता है, अगर 1 को हमेशा 1 से ग्रेटर नंबर भाग कर रहे हैं यहाँ पर एट ऑल एनर्जी डिफरेंसेस। ये क्या है एनर्जी डिफरेंस है अपर लेवल और ग्राउंड लेवल में डिफरेंस। तो अगर ये हमेशा क्या है बताओ भाई 1 से ग्रेटर है तो रेशियो हमेशा क्या 1 से कम आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक एक्साइटेड लेवल में हर एक टेम्परेचर पर क्या होता है ग्राउंड लेवल से क्या होती है पॉपुलेशन हमेशा कम। तो बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है भाई, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि एक्साइटेड लेवल में, किसी भी एक्साइटेड लेवल में
उस सिस्टम की ग्राउंड लेवल से पॉपुलेशन हमेशा क्या होगी, बात नहीं भाई, पॉपुलेशन हमेशा क्या होगी, कम होगी ना, नहीं है क्या आपको। तो ऊपर और भाई अच्छा, तो अब ये वेरी कैसे करेगी, वेरी, अब टी बढ़ेगा, ठीक है वही बढ़ेगा ना भाई, कम तो आएगी हमेशा, लेकिन वो कम भी कैसे आएगी बताओ, बताओ भाई। अब टी बढ़ेगा तो पूरा फैक्टर क्या होगा, अरे टी बढ़ेगा तो पूरा फैक्टर घटेगा ना, ये पूरा फैक्टर घटेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब 1 से कम रहेगी, लेकिन क्या होगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी ना। अरे बोलो इसका मतलब क्या है, अगर 3 लेवल मेरे पास, सब में एक सा क्या है, डेल्टा आई, एक सा क्या है यहाँ पर भाई, हमारे पास 3 लेवल, एक सा क्या है इनमें, 3 लेवल है, एक सा हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा आई। अब यहाँ पर क्या मान लिया, T1, यहाँ क्या है T2, और यहाँ क्या है T3, और ज़्यादा कौन सा है, तो हम यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं, तो लगातार क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, समझे बात। तो यहाँ मान लिया क्या, बताओ भाई, 1000 पार्टिकल 1000 पार्टिकल 1000 पार्टिकल, तो यहाँ कितना मान लिया, मान लिया यहाँ पर रिलेटिव क्या मान लिया 0.9 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ज़्यादा आएगा भाई, मतलब 1 से तो कम ही रहेगा रेशो, लेकिन रिलेटिव पॉपुलेशन क्या होगा भाई, बढ़ेगी क्या, 0.9, यहाँ पर कितना आ गया 0.92, यहाँ कितना मान 0.97 आ गया, 1 से हमेशा कम है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलेटिव पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, इजंट इट। और ये बात शीतल नहीं है बेटा आपको, भाई ये बात हमको लॉजिकल भी लगती है, जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो हम पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कहाँ पर जाने के लिए, एक्साइटेड लेवल के अंदर, नहीं है क्या आपको। दूसरा बताओ, तो ये तो कौन सा इफेक्ट हो गया, सेम टेम्परेचर डिफरेंट, सॉरी सेम एनर्जी डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब मैं क्या कहूँ, सेम टेम्परेचर डिफरेंट एनर्जीज, क्या। अच्छा एक बात और ध्यान रखियो भाई, अच्छा हमें आपको खारा के बताएंगे, पहले एक बारी हम सारी नहीं है, पहले हम एक बारी रिलेटिव पॉपुलेशन की बात कर लेते, ताकि फिर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन भाई वो बहुत यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, अब क्या करो, सेम टेम्परेचर, मान लीजिए ये क्या है 300 केल्विन, 300 और 300 केल्विन, अब ये गैप है भाई क्या, इतना, ये गैप इतना, और ये गैप कितना है, इतना, यहाँ बताओ गैप क्या हो रहा, लगातार बढ़ रहा है ना भाई, तीनों सिस्टम कितने पे हैं, 300 300 300, लेकिन गैप क्या हो रहा, लगातार बढ़ रहा है। तो बताओ क्या हमारे पास, तो डेल्टा ही बढ़ेगा तो क्या होगा, तो सेम टी पे डेल्टा बढ़ेगा क्या होगा, रिलेटिव रेशियो घटेगा ना भाई। अरे बोलो भाई, तो सबसे कम पार्टिकल कहां पर आना चाहिए, यहां पर। तो जितना हम ऊपर जाए, बात हमको भाई लॉजिकल भी लगती है, जितना ऊपर जाते हैं उतना ही, बोलो भाई, वहां पर संख्या क्या हो, कम हो जाएगी भाई। ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा इंसान रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे उससे कम, सेकंड फ्लोर पे उससे कम, थर्ड फ्लोर पे उससे कम, और हवाई जहाज में सबसे कम। पता होगा ना आपको, वैसे भी आप इसको सोच सकते हो भाई, जितना ऊपर जाओगे आप भाई, उतना ही एनर्जी, सॉरी उतना ही पॉपुलेशन क्या होती है, कम हो जाती है। तो बताओ यहाँ पर अगर मान लिया रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पर बताओ, यहाँ बताओ क्या है रिलेटिव पॉपुलेशन, बताओ क्या है 0.9, यहाँ बताओ क्या है, पक्की बात है 0.82, यहाँ क्या मान लिया 0.7, ऐसा क्यों भाई, क्यों घटी है, एनर्जी बढ़ती है, पॉपुलेशन घटता है। जितना ऊपर जाओगे ना उतना क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर कम हो जाएंगे। तो ये तो क्या है, रिलेटिव पॉपुलेशन, क्या तो भाई। लेकिन भाई कई बार क्या होता है, अमूमन क्या होता है, जहां पर रिलेटिव पॉपुलेशन क्या होती है ज्यादा, भाई 1 से तो कम रहेगी, ठीक है भाई। यहां पर मैं कहूँ इस सिस्टम में रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। आप इसको देख लो भाई, हमारे पास 3 सिस्टम है, हमारे पास क्या भैया 3 सिस्टम है, तीनों क्या है 300 केल्विन 300 केल्विन 300 केल्विन, लेकिन यहां बताओ भाई रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है 0.9 भाई, एन अपर भाई एन ग्राउंड यहाँ कितना है 0.9 0.82 0.7। अच्छा बताओ, अब आप किसी भी सिस्टम में रिलेटिव पॉपुलेशन निकाल सकते हो क्या, कैसे, एन अपर बाई एन ग्राउंड कैसे निकालोगे, ई की पावर डेल्टा ई। ये तो क्या करते हो भाई, ग्राउंड स्टेट के मुकाबले जिस स्टेट में आप पॉपुलेशन निकाल रहे हो उनका एनर्जी गैप जूल में लिख के, इसमें जूल में लिख के यहां पर लिख दियो, जूल में लिख के यहां पर लिख दियो, ठीक है। और नीचे करना है के टी, क्या भाई
KT का, और भैया पर मॉलिक्यूल होगा हमेशा। और ये क्या है KT, के यहाँ पर क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T यहाँ पर क्या है टेम्परेचर। ये भी किसमें आएगा जूल में, थर्मल एनर्जी। नीचे का पुट करो भाई। भैया आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, बताओ कौन कौन सी। आपको किसी लेवल में ग्राउंड लेवल के मुकाबले पॉपुलेशन निकालनी है रिलेटिव। आप क्या करोगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए बताओ, एक तो दोनों का एनर्जी गैप, एक तो दोनों लेवल्स का एनर्जी गैप, दूसरा क्या चाहिए हमको टेम्परेचर। अरे बोलो भाई, तो हम आसानी से ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आपको, अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप एक बारी बात करो रिलेटिव पॉपुलेशन की। किसकी भाई, रिलेटिव पॉपुलेशन की, नहीं एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। अच्छा बताओ भाई, आप ये मान लो ये तीनों इक्वली अलाउड है, मान लिया यहाँ पर जितनी अलाउड ये है उतनी अलाउड ये है, उतनी अलाउड क्या है ये, नहीं है क्या आपको। चलो एक काम करो भाई, बल्कि आप एक काम करो, आप इससे भी ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो देखो भाई, ठीक है। मैं ये कहूँ हमारे पास भाई ये 3 लेवल है। अरे बोलो भाई, मैं तो यहाँ पर क्या भाई पॉपुलेशन लगातार, अरे भाई यहाँ पर क्या अभी एक लेवल और है, यहाँ भी एक और है, यहाँ भी एक और है, ठीक है, समझे बात। तो मुझे चेक करना है, मुझे ये ट्रांजिशन की, मुझे इन ट्रांजिशन मुझे क्या पता करना है, ग्राउंड लेवल से नहीं, मुझे इस लेवल से क्या पता करना है कि कौन सी ट्रांजिशन क्या आएगी मोर इंटेंस। भाई यहां से कौन सी मोर इंटेंस है, आपने पता करना है, ठीक है बात। क्योंकि हर बारी जरूरी नहीं कि रिलेटिव पॉपुलेशन जो उससे क्या होगा, उससे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन भी क्या आएगी। तो आप मुझे बताओ भाई, यहाँ गैप कम है तो इसके मुकाबले यहाँ पर कितने पार्टिकल मान लिया 0.9, कितना भाई, इसके मुकाबले इसका रेशो कितना है 0.9, और इसके मुकाबले यहाँ रेशो क्या है 0.8, और यहाँ कितना बताओ भाई 0.7। तो आपके अकॉर्डिंग अगर तीनों में क्या है 1 लाख 1 लाख 1 लाख पार्टिकल, तो यहाँ कितने बैठे, अगर तीनों के ग्राउंड लेवल में कितने पार्टिकल है भैया, कौन से रेशियो, ये n अपर बाई n ग्राउंड, बोलो भाई। तो यहाँ पर n अपर बाई n ग्राउंड कितना है 0.9, यानी यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर कितनी है 90,000, यहाँ 1,80,000, यहाँ पर 1,70,000। तो यहाँ पर मोर इंटेंस कौन सी होनी चाहिए, अगर तीनों क्या है बराबर प्रोबेबल, तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो मोर इंटेंस कौन सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग, ये वाली भाई, क्योंकि इसको शुरू करने वाले क्या 90,000 पार्टिकल, यहाँ पर 80,000, वहां पर क्या है 70,000, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन एक दिक्कत है, अब मैं ये कहूं कि यहां पर हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी, क्या, क्योंकि भाई आप एब्सोल्यूट हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, इजंट इट। तो बताओ, अगर मैं ये कहूं कि यहां पर जितने क्या है 1 लाख पार्टिकल, यहां पर क्या भाई, यहां पर मैं कहूं यहां पर क्या 2 लाख पार्टिकल टोटल, यहाँ 2 लाख हुए, तो यहाँ कितने हुए, अगर इस सिस्टम में कंसंट्रेशन डबल कर दी तो यहाँ 1 लाख थे, यहाँ 90,000 हुए, यहाँ पर 2 लाख है, तो यहाँ 1 लाख के मुकाबले क्या थे 80,000, तो 2 लाख के मुकाबले यहाँ कितने आ गए 1,60,000 भाई। तो आपने एक बात देखी कि इसके मुकाबले यहाँ पर रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है 2 लाख बटे 60,000, सॉरी 1,60,000 बटे 2 लाख क्या होता है 0.8, और 90,000 बटे 0.9 होता है ना। तो यहां पर रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है कम है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन क्या है ज्यादा, नहीं क्या भाई यहाँ पर, अरे बोलो भाई, नहीं है ना आपको समझ में। तो मोर इंटेंसिव कहां से आएगी, यहां से, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, लेकिन क्योंकि रिलेटिव पॉपुलेशन क्या करती है अफेक्ट करती है ओवरऑल पॉपुलेशन को भाई, तो उसे कंसीडर करना क्या होता है जरूरी, नहीं है क्या आपको। तो हमने इसे क्या बोला पॉपुलेशन स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो बताओ भाई, एक बार आपने क्या निकाल ली रिलेटिव पॉपुलेशन, तो रिलेटिव पॉपुलेशन को कैसे, तो रिलेटिव पॉपुलेशन से हम क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रिलेटिव पॉपुलेशन जो है उससे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी भाई, नहीं है क्या आपको। मैं अपनी बात देखी, या अगर हम क्या कर दें सैंपल बढ़ा दें, सैंपल हम बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, पाथ लेंथ के जरिए या कंसंट्रेशन के जरिए, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए बढ़ गए ना भाई। तो यहाँ पर देखो 0.1, यहाँ पर 0.8, लेकिन यहाँ पर 1,60,000 हो गए, और यहाँ पर क्या रह गए बताओ, और यहाँ पर बताओ, मैं यहाँ पर क्या बताओ भाई 3 लाख, यहाँ पर क्या भाई 3 लाख पार्टिकल है, तो यहाँ कितने होंगे 7 या 2,10,000। तो सबसे कम रिलेटिव पॉपुलेशन यहाँ पर ना, तो हम तो क्या मानेंगे
कि यहाँ पर ट्रांजिशन क्या सबसे वीक, लेकिन सबसे इंटेंस यहाँ पर आएगी। क्यों भाई? क्योंकि इसकी रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है, कम है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन बढ़ा के या सैंपल की लेंथ बढ़ा के हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 गुना कर लिए। नहीं आ गया आपको? समझे बात? तो भाई रिलेटिव पॉपुलेशन जो होती है उसी से हमारे पास क्या आती है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। क्योंकि आप रिलेटिव पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक तरह से कंसंट्रेशन से उसको हासिल करोगे। फिर नहीं आ गया आपको? तो ओवरऑल पॉपुलेशन हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब बताओ क्या पढ़ना है। पहले तो आपको आया कि नहीं भैया? ओके, अब आप ये बताओ भाई, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। अब बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, अब ये पढ़ना आपने। देखो भाई, अब जो फैक्टर थे ना, पता नहीं भाई, अब जो फैक्टर थे, अब आपने इनको इकट्ठा करना है। अब मैं आपको बताइए, जो बात है ना, ये बात बाद में पता लगी थी, ये बातें भाई बाद में मालूम पड़ी थी। ठीक है बात। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिशन की इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बोलो भाई, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी किसके ऊपर, एब्जॉर्प्शन या एमिशन इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बताओ किस पे? एक तो प्रोबेबिलिटी पे, दूसरा पॉपुलेशन पे। समझ गए बात? लेकिन ये बातें पता लगने से कहीं पहले तो आपने भाई ये पहचानना है कि पॉपुलेशन वाला फैक्टर कौन सा है, रिलेटिव भी एब्सोल्यूट भी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर कौन सा है। तो इनसे कहीं पहले भाई, तो इन बातों से कहीं पहले एक साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट। क्या? लैम्बर्ट। ठीक है, उन्होंने भाई वो क्या किया उस टाइम पे, क्या किया करते, कोई सैंपल है, कोई क्या भाई सैंपल, इसके ऊपर उन्होंने मान लिया भाई ये कोई सैंपल है, आई नोट इंटेंसिटी डाली, किसी सैंपल के ऊपर निकल डाली आई नोट इंटेंसिटी। तो भाई इसमें से पार निकलने के बाद ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, इसकी इंटेंसिटी घट गई, इसको क्या बोल दिया, आई। समझ गए बात? तो आई नोट और आई का रेशियो क्या होता है, ट्रांसमिटेंस। क्या होता है भाई? तो ये इंटेंसिटी, तो ट्रांसमिटेंस किसका मेजर है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी घट गई, रिलेटिव डिक्रीज इन इंटेंसिटी। अगर ये 100 है और ये 80 है, मतलब जो रेडिएशन डाली है उसकी इंटेंसिटी कितनी है 100, और जो रेडिएशन निकली है उसकी इंटेंसिटी क्या है 80। तो हम क्या बोलेंगे, आई बाई आई नोट कितना है 0.8 नहीं आया क्या? तो आई बाई आई नोट 0.7 आए तो क्या है और घट गई, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिटेंस। नहीं है ना आपको ये? पक्का पहले पड़ गया भाई? यानी 100 फोटोन डाले तो कितने निकले 80, 1000 डाले तो 800। ठीक है, तो उस उन्होंने देखा भाई, तो वो इसको स्टडी कर रहे थे। तो लैम्बर्ट क्या स्टडी कर रहे थे कि ये जो आई है, क्या है आई, बोलो भाई, आई बाई आई नोट, सॉरी आई बाई आई नोट, रिलेटिव डिक्रीज इन ट्रांसमिटेंस, ये पाथ लेंथ से कैसे वेरी करता है। पाथ लेंथ से उन्होंने कहा, अरे भाई स्टार्टिंग में, और उससे पहले भी साइंटिस्ट होना मुझे याद नहीं है, वो काम कर रहे थे, वो रेड वाइन पे काम कर रहे थे, वाइन के ऊपर भाई। तो उन्होंने वाइन से पता करा क्या था ये। तो आप मुझे बताओ भाई, बात नहीं भाई, तो रिलेटिव डिक्रीज, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने मान लिया एक वेसल रखा हुआ ये, ओके, तो यहाँ से भाई आई नोट डाल ली और कितनी की भाई यहाँ पर आई, बताओ। तो भाई इसकी ट्रांसमिटेंस तो क्या हमारे पास, मान लिया कितनी है 100, ये कितनी मान लिया 80, तो हम क्या बोले 0.8 यहाँ पर क्या है, बोलो भाई ट्रांसमिटेंस है। तो बोले कि अगर हम एक और वेसल रख दें तो, बल्कि आप मानो आई कितनी है 100, ये 10 मान लो आप कि 10% क्या है इसकी ट्रांसमिटेंस। आप ये मानो भाई कि 100 डाले 10 निकले, तो हम क्या बोलेंगे सैंपल की ट्रांसमिटेंस क्या है 10/100 कितना आ गया 0.1, तो ट्रांसमिटेंस क्या है इसकी 0.1। ठीक है बात? तो लैम्बर्ट ने देखा कि अगर मैं एक वेसल और रख देता हूं ना, एक वेसल और रख देता हूं, अरे भाई ये जो बिक्कर था, अगर मैंने इसी के रास्ते में एक वेसल और रख दिया ना, ठीक है बात, तो पता है ट्रांसमिटेंस क्या रहेगी 0.01 रहे, क्या रहेगी 0.01, यानी इसका भी क्या रहेगा 10%। नहीं बात आपको पहले पड़ी?
मतलब हमने 100 फोटोन डाले, कितने भाई? तो 10 निकले। हमने एक और वेसल रख दिया ना तो 1 निकला। और मैं भाई, अरे फोटोन से आप इंटेंसिटी बात कर लो, अगर 100 इंटेंसिटी डाली, एक वेसल से कितनी निकली? 10। एक और रखा ना तो 1 इंटेंसिटी रहेगी, एक और रखा तो 0.1 रहेगी, एक और रखा तो ये कैसा डिक्रीज होता है? एक्सपोनेंशियल। कैसा होता है ये? तो उन्होंने इसको प्लॉट किया, वो क्या बोले बताओ भाई? यहां बताओ कौन है? बोलो भाई। कंसंट्रेशन। यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है बात। अब मान लिया 0 पे कितनी है? 0 पे क्या है हमारे पास? ट्रांसमिटेंस। और वर्टिकली क्या है? ट्रांसमिटेंस। बताओ भाई। तो शुरुआत में क्या हमारे पास? भाई शुरुआत में हमारे पास तो क्या है यहां पर? 0। कितना मान लीजिए? अरे शुरुआत में ट्रांसमिटेंस क्या होगी? 100% होगी, एक होगी ना जब आपने इसमें कुछ सैंपल डाला ही नहीं भाई, जब आपने इसमें कोई एब्जॉर्बिंग कंपाउंड डाला ही नहीं है, तो हमारे पास ट्रांसमिटेंस क्या है? 100 या 1 मान लो। अरे बोलो भाई, नहीं आना आपको ये? ओके। तो फिर बोले भाई कि हमने क्या रखा? हमने इसमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, हमने इसमें एक पर्टिकुलर क्या ऐड कर दिया भाई? एक पर्टिकुलर अमाउंट का हमने क्या बना रखा है? बहुत सारा सॉल्यूशन। उसका एक बॉक्स हमने कहाँ रख दिया? इसके रास्ते में। और ये मानो जो लाइट पार हो पा रही थी वो क्या रहेगी? सिर्फ 10%। क्या रहेगी बताओ भाई? तो इसको बोलूंगा एक लेंथ। तुम क्या बोलेंगे भाई? अरे 1 सेंटीमीटर। क्या मान लो 1 सेंटीमीटर का वेसल रखती, 1 सेंटीमीटर का वेसल रखती, और हमारे पास ट्रांसमिटेंस क्या रहेगी बताओ इसकी भाई? इस हाइट का 10%। ठीक है, इसका भाई 10% रहेगी। फिर एक और वेसल रख दिया तो लाइट को जो रास्ता तय करना पड़ता है कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया ना, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका फिर क्या रह गया? इसका 10%। फिर इसका 10% नहीं आ गया आपको? तो कैसा पैटर्न आ रहा है बताइए? एक्सपोनेंशियल डीके। क्या रहेगी? एक्सपोनेंशियल डीके। और अगर ये 50% है, क्या है ये? 50%। बोलो भाई। अरे भैया हमने बहुत सारा क्या बना रखा है? एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एक वेसल रखा तो मान लिया 50% रहेगी। मान लिया कोई वेसल नहीं है तो सारे के साथ 100% क्या है? ट्रांसमिटेंस। इसे आप क्या मान लो भाई? 100%। इसको 100 मान लो ट्रांसमिटेंस को। अरे 100 के स्केल पे आपने कम किया भाई, एक छोटा वेसल भरा, वो कहाँ रख दिया? लाइट के रास्ते में। ठीक है, तो मान लिया हाफ होगी। क्या होगी? आप क्या होगी? हाफ होगी। फिर आपने एक और रख दिया, इसकी भी हाफ होगी। इसकी हाफ करो, इसकी हाफ करिए भाई, पहले पे हाफ करो, अगले फिर क्या करो? हाफ करो, अगले फिर हाफ करो, अगले फिर हाफ करो। क्या रहा ये? एक्सपोनेंशियल डीके। क्या रहा भाई? एक्सपोनेंशियल डीके। तो तुमने क्या पाया कि जो ट्रांसमिटेंस है वो विद पाथ लेंथ कैसे बिहेव करती है? यानी कि भाई जो रिलेटिव डिक्रीज इन इंटेंसिटी होता है, इंसिडेंट रेडिएशन का जो क्या होता है? रिलेटिव डिक्रीज इन इंटेंसिटी, वो पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल के साथ कैसे वेरी करता है? एक्सपोनेंशियली डीके करता है। कैसे भाई? एक्सपोनेंशियली। नहीं आना आपको ये? तो भाई वे बोले कि ट्रांसमिटेंस क्या भाई? ट्रांसमिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू, ट्रांसमिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर माइनस, भाई ट्रांसमिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर माइनस एल, माइनस एल। कैसे भाई? अब बताओ आप यहां पर आप एल एक कम करो, 0 पुट करो, क्या आएगा अपने आप? 1 आएगा ना भाई? भाई एल 0 पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं आएगा? पूछो मुझे, बताओ आपने एल क्या पुट किया? बताओ 1 पुट किया तो क्या हो गया? 0.1 हो गया ना? 0.1। 2 पुट क्या हो गया हमारे पास? 0.01। 3 पुट क्या हो गया? 0.001। अरे भाई मैंने इसको मैंने हटाया तो मैंने कांस्टेंट क्या मान लिया है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया? सिंपलिसिटी के लिए 1 मान लिया है। नहीं है क्या आपको? तो ऐसा पैटर्न देखने को मिला। तो बोले टी तो क्या होता है? यानी कि जो रिलेटिव डिक्रीज होता है, रिलेटिव डिक्रीज इन इंटेंसिटी, वो कैसे घटता है, कैसे वेरी करता है? एक्सपोनेंशियल डीके करता है विद इंक्रीज इन पाथ लेंथ। तो आगे से भाई एक और साइंटिस्ट है बियर, कौन बताओ ना कोई? बियर ग्रिल्स। नहीं समझे बात? ओके, तो बियर ग्रिल्स ने उसने आगे देखा भाई, तो आगे बियर ग्रिल्स ने क्या पाया कि ऐसा ही बिहेवियर हमको
कहाँ देखने को मिलता है? कंसंट्रेशन के साथ। अगर मैं भाई, क्योंकि लैम्बर्ट ने कंसंट्रेशन क्या रखी थी, उसने तो क्या किया, काफ़ी सारा क्या बनाया सॉल्यूशन, और कई सारे क्या भर रहा है, मान लिया डब्बे भर रहा है, एक रख दिया, एक और रख दिया। अरे भाई हालांकि ऐसे होगा नहीं, वो एक सैंपल में क्या करना है, पाथ लेंथ बढ़ानी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, एक क्यूवेट से रखी, अगली एक और रख दी, अगली एक और रख दी, तो पाथ लेंथ क्या हो रही, डबल ट्रिपल नहीं हो रही क्या? नहीं है क्या आपको? अब की बारी भाई बियर ने क्या किया, तो इसने कंसंट्रेशन नहीं बदली थी। बियर ने क्या किया बताओ, उसने पाथ लेंथ क्या रखी, उसने एक ही वेसल रखा, उसमें क्या करता हूँ, लगातार क्या करता गया, कंसंट्रेशन बढ़ाता गया भाई। तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि भाई कि सेम पैटर्न किसका होता है, बताओ भाई, सेम पैटर्न क्या होता है। यानी अगर मैं कंसंट्रेशन लूँ, यहाँ पर कौन बताओ भाई, कंसंट्रेशन, तो अगर कंसंट्रेशन क्या है 0, तो हमारे पास ट्रांसमिटेंस क्या मान लिया, ये है भाई, कंसंट्रेशन है ही नहीं। अब मैंने कंसंट्रेशन क्या 1, तो क्या हो गया, माने 10% है, अगले में तो फिर क्या होगा 10%, तो क्या है डीके, इसका भी ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है, अरे भाई 50 पर अगर मैं कहूँ, हमने भाई कंसंट्रेशन क्या यूज की 0, तो ट्रांसमिटेंस क्या इतनी है, हमने कंसंट्रेशन 1 कर दी, ट्रांस माने हाफ होगी, क्या होगी भाई, अरे 1 पे क्या होगी हाफ, 2 पे क्या होगी इसका हाफ, 3 पे क्या होगी इसका हाफ, 4 पे क्या होगी इसका हाफ। तो पहले क्या करो, इसका हाफ, फिर अगले पे इसका हाफ, फिर अगले पे इसका हाफ। तो कैसा पैटर्न होता है ये, एक्सपोनेंशियल डीके। तो उसने क्या पाया, तो उसने क्या पाया बताओ भाई, कि ट्रांसमिटेंस क्या होती है बताओ, बोलो भाई, और किसके होते प्रोपोर्शनल, 10 की पावर माइनस सी के, किसके भाई, इजंट 10 की पावर माइनस सी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो जब इसको हटाएंगे तब बताओ हमारे पास क्या जाएगा, बोलो भाई। तो अब इन दोनों कंबाइन करियो, इन दोनों का कंबाइन करो, बताओ हमारे पास क्या आएगा, बताओ। तो ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू, सॉरी, ट्रांसमिटेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर माइनस सी एल, इजंट इट, नहीं है ना आपको। और भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि कभी 50%, कभी क्या था 10%, तो आप यहाँ पर क्या करो, कोई बोलो भाई, आप यहाँ पर कोई अननोन कांस्टेंट लगा दो, क्या, अरे T इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, एप्सिलॉन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या रहे तो भाई बराबर रहे, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियली डीके करने का रेट क्या होता है अलग अलग, भाई एक्सपोनेंशियली डीके करने का रेट क्या था भाई, अरे भाई कभी तो क्या था 50 50 50, कभी क्या था भाई, अगर मान लिया 80% का, मैंने ये क्यों लगाया एप्सिलॉन, ताकि भाई सभी तरह के डीके को फिट किया जा सके। अगर मैं कहता हूँ 10%, वो तो ठीक था भाई 10% में, अरे बोलो भाई, लेकिन अगर क्या है 80% है, तो पहले में क्या होगा, पहले पे क्या होगा इसका 80, अगले पे क्या होगा इसका 80, तो ये एक तरह से स्लो डिके नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल। बोलो भाई, और 10% क्या होगा फास्ट डिके। तो ये एक्सपोनेंशियल डिके क्या होते हैं, कई तरह के पॉसिबल नहीं क्या, तो उनको भाई, तो उनको क्या बोलते हैं, कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, अननोन पैरामीटर, एप्सिलॉन क्या करेगी, इस डीके को डिफाइन करेगी, एक कांस्टेंट ही है। 50% अगर क्या है ट्रांसमिटेंस, अगर हर पाथ लेंथ एडिशन के साथ या हर कंसंट्रेशन के साथ है, अगर हर एक बारी पाथ लेंथ डबल करने पर बताओ क्या होता है, ट्रांसमिटेंस 50% हो जाती है, तो एप्सिलॉन लगाएगा, नहीं आपको आया। और 10% होती तो क्या आएगा, अलग आएगा। 80% वाला है तो क्या आएगा, अलग आएगा। बताओ आपको पहले पड़ी, हमने क्यों ऐड किया एप्सिलॉन ये, अरे बोलो भाई। तो बोले भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसमिटेंस का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सी एंड एल, और एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसका मुझे आइडिया नहीं ये है क्या। ओके, अब बताओ क्या करें। अब भाई बेटर क्या होता है, इसको ट्रीट करने का काफ़ी मुश्किल है ना। मैं आपसे पूछूं इसका एप्सिलॉन निकालो, तो आप क्या करोगे, आप बताओ क्या, आप बताओ क्या करोगे। आप सी के या एल के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करना क्या काफ़ी मुश्किल है ना भाई। अरे एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ टैकल करना इजी होता है कि लीनियर ग्राफ टैकल करना इजी होता है। बोलो भाई, लीनियर ग्राफ्स को टैकल करना क्या होता है, इजी होता है। तो मैं क्या क्या बोलूँ भाई, आप एक काम करो, और 10 हो तो कौन सा लोग लेते हैं, कॉमन लॉग। तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग टी विल बी इक्वल टू लॉग 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल। लॉग टी बताओ मेरे पास क्या आ गया, बोलो भाई, माइनस एप्सिलॉन
सीएल नहीं है क्या? अरे भाई हमारे पास log t क्या आ गया? माइनस एप्सिलॉन सीएल। आपको भाई अब ये स्लोप कैसा आया है? नेगेटिव आया है। बोलो भाई। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूँ तो log t भाई। अब बताओ क्या? तुम यहाँ से log t को log 1/t बोल दूँ, माइनस को मैं निकाल दो भाई, तुम माइनस क्या बाहर आ जाएगा, तुम क्या बोलूँगा, तो माइनस log 1/t हो जाएगा। यहाँ पर log t को log 1/t लिखो तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, कॉमन आ गया, उस साइड क्या रहेगा, माइनस एप्सिलॉन सीएल, माइनस से माइनस कैंसिल, log 1/t क्या आ गया, एप्सिलॉन सीएल। तो क्या बोले, तो वो ये बोले कि बेटर क्या है कि आप ट्रांसमिटेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, और आप अगर आप ट्रांसमिटेंस वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करोगे एक्सपोनेंशियल आएगा, आप ट्रांसमिटेंस वर्सेस पाथ लेंथ का आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो भी क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर आप ट्रांसमिटेंस के लोगरिथम का, आप ट्रांसमिटेंस के रेसिप्रोकल का लोगरिथम प्लॉट करोगे सी के वर्सेस, क्या भाई, तो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा भाई, क्योंकि एल भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी क्या है, कांस्टेंट। अगर एल 1 है तो क्या आएगा मेरे पास स्लोप, एप्सिलॉन। नहीं आएगा आपको? अरे भाई क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली टिपिकल इक्वेशन ही हुई क्या? सी यहाँ पर कौन है, 0। अगर पाथ लेंथ में क्या रखूँ, 1 सेंटीमीटर रखूँ भाई, 1 सेंटीमीटर, तो एल मैंने क्या पुट कर दिया, 1। बोलो भाई, तो सी क्या है मेरे पास, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, log 1/t इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी, पाथ लेंथ एक पुट कर दो, log 1/t इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी प्लस 0 आ गया, L1 है। तो बताओ हमारे पास भाई एप्सिलॉन कैसे आएगा, यानी अगर मैं log 1/t वर्सेस सी प्लॉट करूंगा, यानी मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ, ट्रांसमिटेंस नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ती हुई कंसंट्रेशन साथ मैं ट्रांसमिटेंस नहीं, ट्रांसमिटेंस के रेसिप्रोकल का लोगरिथम प्लॉट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप क्या देगा मुझे, एप्सिलॉन, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। बताओ ना आपको भाई, ये आपका प्रैक्टिकल भी है ना, नहीं है आपका, अरे भाई प्रैक्टिकल नहीं है ये, आ गया आपको ये, अच्छा तो बोले भाई वो ये बोले कि भाई ये टर्म बार बार बोलने में अजीब से लग रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं उसके बाद, एब्जॉर्बेंस। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोलने लगे, कैपिटल ए, इसे क्या बोलने लगे बताओ भाई, कैपिटल ए बोलने लगे, क्या भाई, एब्जॉर्बेंस क्या बोलते हैं इसको। अच्छा तो अगर मान ले भाई मैं दोनों ए रखूं तो मेरे पास log, तो भाई ए क्या आ गया मेरे पास बताओ, तो log 1/t इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन सीएल, ये आ गया ना। अच्छा ये बताओ मुझे आप, तो आप यहां पर देखो भाई, अब इसका फायदा ये है कि ट्रांसमिटेंस डबल नहीं होती, कंसंट्रेशन डबल करने पर ट्रांसमिटेंस डबल नहीं होती ना, और ना ही हाफ होती। किसी की ट्रांसमिटेंस क्या है, 90%, कितनी भाई, तो कंसंट्रेशन डबल करने पर क्या हो जाएगी, उस 90 का 90%, हाफ तो नहीं हुई ना। अरे बोलो भाई, या मान लें किसी की ट्रांसमिटेंस क्या है, 50% है, क्या है 50%। बोलो भाई, अगर आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, मान लिया ट्रांसमिटेंस क्या है इसकी 50%, ठीक है बात, तो आप ये बताओ भाई, अगर आपने पाथ लेंथ आपने 100 फोटोन डाले तो यहाँ पर कितने निकलेंगे, 50। पाथ लेंथ डबल करने पर तो क्या हो जाएगा, 25, कितने भाई, तो पाथ लेंथ डबल करने पर 100 का क्या हो गया, 25। बोलो भाई, ये नहीं हुआ कि क्या होगा, ट्रांसमिटेंस हाफ होगी, नहीं है क्या आपको। बल्कि अगर मान लिया, अरे भाई कितना मान लिया, ये कितना, ये 80%, कितना ये 80% है, तो यहाँ कितने निकले 100 में से 80, और यहाँ कितने 80 में से तो भाई 40, कितने भाई 40, सॉरी 40 नहीं भाई, 100 का 80 और 80 का 80% कितना हो गया, 64। अरे भाई 100 का 80, 100 का 80%, 80 का 80% क्या होगा, 64, नहीं है क्या आपको। तो भाई तो बताओ, तो एक यूनिट ने कितना ट्रांसमिटेंस दिया है, 100 का 80 है ना, तो भाई 80 का 40 नहीं हुआ, कितना हो गया, 64। तो कंसंट्रेशन डबल करने पर या पाथ लेंथ डबल करने पर ट्रांसमिटेंस हाफ नहीं होती भाई, लेकिन एब्जॉर्बेंस क्या होती है, कंसंट्रेशन डबल किया, एब्जॉर्बेंस डबल,
यानी log 1/t वो पैरामीटर है जो कंसंट्रेशन डबल करने पर क्या होता है, डबल, और हाफ करने पर क्या होगा, हाफ, ट्रिपल करने पर क्या होगा, ट्रिपल, और पाथ लेंथ डबल करने पर डबल, ट्रिपल करने पर ट्रिपल, हाफ करने पर हाफ। नहीं है क्या आपको? तो बेटर कौन सा पैरामीटर टैकल करने में, एब्जॉर्बेंस। इसीलिए क्या होता है, हम एब्जॉर्प्शन, हम ट्रांसमिटेंस नहीं क्या यूज करते हैं नॉर्मली, हम भाई ट्रांसमिटेंस नहीं, हम नॉर्मली क्या टैकल करते हैं बताओ भाई, एब्जॉर्बेंस टैकल करते हैं। तो यह क्या मेरे पास, अच्छा और बताओ फॉर्मूले क्या होगा मेरे पास, ए इज इक्वल टू लॉग टी क्या होता है, आई बाई आई नॉट, टी क्या होता है, आई बाई आई नॉट। तो यहाँ पुट करियो भाई, तो log 1/t लिखो या क्या लिखो, log आई बाई आई नॉट, अरे पलट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल है। पहले तो ये बताओ कि अब ये किसको डिफाइन कर रहा है, एप्सिलॉन सी एल का मतलब क्या है। अगर आप इसको बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब सी भी क्या है यूनिटी और एल भी क्या है यूनिटी, तो मेरे पास क्या जाएगा, एब्जॉर्बेंस के बराबर। एब्जॉर्बेंस क्या होती है, यूनिटलेस। तो अगर ये यूनिटलेस है तो आप एप्सिलॉन की आप क्या बताओ यूनिट बताओ, कहेंगे हमारे पास ये क्या होता है, मोल पर लीटर, ये क्या आएगा हमारे पास, अरे भाई ये मेरे पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, और ये क्या बताओ एल क्या है, सेंटीमीटर। तो ये क्या बताओ, तो ये यूनिटलेस है, तो ये क्या है, अरे वो क्या आएगा, मोल पर लीटर सेंटीमीटर। तो सर्टिफिकेट क्या हो गया मेरे पास, ये लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर क्या, तो एप्सिलॉन की हमारे पास यूनिट क्या आ गई, पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक है बात। अब आप मुझे बताओ भाई, साइंस बातें नहीं, ये एब्जॉर्बेंस मतलब एब्जॉर्प्शन की तरह ही है। एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसमिटेंस में अंतर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्बेंस अलग चीजें होती हैं भाई, क्या एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्बेंस क्या होती हैं, अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि बताओ मेरे पास एब्जॉर्बेंस कितनी है, नहीं मेरे पास ट्रांसमिटेंस क्या बताओ, ट्रांसमिटेंस क्या है 0.8 है, कितनी 0.8, 80% क्या ट्रांसमिटेंस, तो एब्जॉर्प्शन कितना है 20%। तो अगर 80% क्या है ट्रांसमिटेंस, तो 20% क्या है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है ध्यान रखियो, बताओ 1 - t, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसको बोलो ए बी, नहीं बल्कि भाई ए बी एस नहीं, अरे इसको पूरा लिखो, एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है भाई 1 - ट्रांसमिटेंस। लेकिन एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एब्जॉर्बेंस log 1/t। ध्यान रखियो भाई, ट्रांसमिटेंस आपको पता है 100 में से घटाओ, ट्रांसमिटेंस होगी स्केल पे है, 100 में से घटाओ, ट्रांसमिटेंस 40, एब्जॉर्प्शन 60, ट्रांसमिटेंस 20, एब्जॉर्प्शन 80। लेकिन एब्जॉर्बेंस कैसे आएगा, समझ गए बात। अब ट्रांसमिटेंस कम होएगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा ज्यादा, और एब्जॉर्बेंस भी क्या होती है ज्यादा, लेकिन इनकी नेचर क्या होती है अलग, क्यों भाई, ट्रांसमिटेंस घटेगा तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा बताओ भाई, बढ़ेगा, इजंट इट। लेकिन एब्जॉर्प्शन की और एब्जॉर्बेंस की नेचर क्या होती हैं, डिफरेंट, ध्यान आपको ये। अच्छा बताओ भाई कि यहां पर कौन सा फैक्टर, अच्छा बताओ, अब अगर किसी का, अब कई कंपाउंड क्या होते हैं, मान लिया हमारे पास 2 कंपाउंड है, पहले बताओ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कैसे आएगा, अगर आपको सी पता है एल पता है और ये पता, हम क्या निकालेंगे, कोई ये बोल दे भाई इस कंसंट्रेशन पे इस पाथ लेंथ पे ये एब्जॉर्बेंस आई है, तो हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन निकालेंगे ना भाई। अब आप बताओ भाई ये किन इंटेंसिटी को कौन कौन इफेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी और पॉपुलेशन। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर किसको कोरिलेट करता है। अगर हमारे पास 2 कंपाउंड है, अगर हमारे पास क्या भाई 2 कंपाउंड, उन दोनों का क्या है, सेम कंसंट्रेशन का सेम पाथ लेंथ का सैंपल है, हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, दोनों ही क्या है, सेम कंसंट्रेशन एंड सेम पाथ लेंथ, ठीक है, बल्कि यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट क्या उनकी, पाथ लेंथ। हमारे पास 2 कंपाउंड है, सेम कंसंट्रेशन और सेम पाथ लेंथ, लेकिन एक ज्यादा कलर देता है, एक कम कलर देता है। इसका मतलब भाई सी भी सेम एल भी सेम, तो होना उसके लिए ज्यादा क्या है, बोलो भाई, होना उसके लिए क्या है भाई,
एप्सिलॉन क्या है, ज़्यादा। नहीं है आपको? तो मैं आपको बताऊँ एप्सिलॉन किसको दिखाता है, प्रोबेबिलिटी। किसको भाई? तो क्या होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन। और जो क्या होती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से या पाथ लेंथ बढ़ाने से आप सैंपल में एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स को का नंबर आप भाई बढ़ा रहे क्या, इजंट इट? बताओ तो ये किसको बढ़ाता है बताओ भाई? तो सी और एल तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन को भाई, नहीं आपको? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई अगर कोई थोड़ी कंसंट्रेशन और थोड़ी पाथ लेंथ पे बहुत ज्यादा क्या दे रहा है, कलर एब्जॉर्बेंस दे रहा है, मतलब होना उसके लिए एप्सिलॉन क्या है, ज्यादा। और ज्यादा एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि उसकी नेचर ही क्या है, ज्यादा एब्जॉर्ब करने की। नहीं है ना आपको? भाई तो पूरा करना पड़ेगा अब तो कुछ हो जाए, ठीक है? नहीं है क्या आपको ये? अच्छा भैया एक बात ध्यान रखियो, ट्रांसमिटेंस बड़ा हक, ध्यान रखियो ट्रांसमिटेंस एक्सपोनेंशियल क्या करती है, डीके। सी और एल के साथ ट्रांसमिटेंस कैसे डीके करती है भाई, एक्सपोनेंशियली। तो इसको आप कैसे चेक करोगे भाई? तो एक ये फॉर्मूला ध्यान रखियो, कौन सा, कि T इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL। ध्यान रखियो एक्सपोनेंशियल क्या होगी, डीके करेगी। कैसे भाई, एक्सपोनेंशियली। तो आप ये बताओ भाई, तो अगर मैं ये कहूं, बात है नहीं, अगर हमारे पास दो सैंपल है, इसकी ट्रांसमिटेंस क्या 50%, इसकी भी क्या 50%, तो मैंने पाथ लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी। तो अब मैं आप बताऊंगा, अगर मैं यहाँ पर 100 फोटोन डालूं तो 100 में से यहाँ कितने निकलेंगे, 50। आप कहोगे 50 इसने एब्जॉर्ब कर ली, 50 इसने एब्जॉर्ब कर ली ना, पढ़ने वाले का 50, तो 100 पढ़े तो 50 यहाँ निकले भाई, और यहाँ निकले तो क्या हुआ 25। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन की सोचियो, अगर एक बॉक्स की ट्रांसमिटेंस क्या है 50, दोनों में क्या होगी 100, और यहाँ पर लाइट नहीं निकलेगी ना, ऐसा ना होगा। बताओ हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बताओ 100 फोटो डाले 50, फिर 50 का 50 25, तो इनके कॉम्बिनेशन की ट्रांसमिटेंस क्या है मेरे पास 25%। और 3 होते तो एक और होता है यहाँ पर भाई, अगर लाइन में एक और होता तो 100 का 50, 50 का 50, 50 का 25 का 50%, 12.5। तो भाई 50% वाले 3 वेसल की ट्रांसमिटेंस क्या है नेट 12.5%। नहीं है क्या आपको? तो ऐसे आप भैया ऐसे क्वेश्चन आराम से आप टैकल कर सकते हो, ठीक है? और बताओ भाई, और आप मुझे बताओ, बात नहीं भाई, और आप मुझे बताओ, और आप ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप ये बताओ भाई कि अब अगर मैं ये कहूँ तो मैं क्वेश्चन बोलूँ भाई, अच्छा एक इसके ऊपर डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं पहले आप ये देखो, अगर मैं ये कहूँ कि एक सॉल्यूशन क्या है, ये एक सॉल्यूशन ए का है, ये कितना 30% का, कितना भाई, ये 1 लीटर में कोई कंपाउंड है ए, 30% क्या है इसकी ट्रांसमिटेंस। अब एक और भी कंपाउंड है, इसकी क्या है बताओ भाई 50% क्या है। अगर एक कंपाउंड क्या है, कंपाउंड ए की ट्रांसमिटेंस क्या है, ये मानो 0.1 मोलर क्या है ए, और ये क्या है 0.2 मोलर क्या है बी। तो 0.1 मोलर ए की क्या है 30, और 0.2 मोलर बी क्या है 50। तो मैं ये कहूं अगर मेरे पास एक तीसरा वेसल होता, इनके बराबर वॉल्यूम का, इनके बराबर वॉल्यूम का, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है, और उतना ही पानी किसमें है, इसमें है। यहां पर ये 1 लीटर पानी है, ये क्या है 1 लीटर पानी, इसमें 0.1 मोल किसका है ए का, इसमें 0.2 मोल किसका है बी का। अब ये भी 1 लीटर पानी है, अब ये इसमें 0.1 तो क्या है ए, और 0.2 क्या है बी, और ये नॉन इंटरेक्टिंग क्या, ये आपस में रिएक्ट नहीं करते ये। तो बताओ इसकी क्या आएगी मेरे पास ट्रांसमिटेंस। तो ये बेशक क्या हो गया भाई, इसमें 1 लीटर में 0.1, इसमें 1 लीटर में 0.2, इसमें 1 लीटर में 0.1 ए 0.2 बी। तो जो ट्रांसमिटेंस इनकी क्या थी इंडिविजुअली, वही क्या रहेगी यहां रहेगी भाई। नहीं आएगा आपको भाई? अगर इनको मैं लाइन में रखता, अगर मैं इनको लाइन में रखता तो यहां से कितने निकलते 100 में से 30, और 30 का 50 कितने निकलते मेरे पास 15।
तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की भी क्या आएगी मेरे पास 15%। ये ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे भाई ये दो सैंपल हो, ए अलग और बी अलग। नहीं आएगा आपको? ऐसे क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लोगे भाई? कि भाई कोई दिक्कत है? ओके, और बताओ भाई। ठीक है भाई, आज मैं सारा पढ़ा हूँ भाई, समझे बात ये? मुश्किल से 10 मिनट करे रहे। ठीक है, बताइए। अच्छा, तो अगर तो इनमें से कोई एक पैरामीटर दे मिलेगा आपको। अच्छा, अगर आपको दे रखा हो टी दे रखा हो तो ये निकाल लोगे। और कोई ये बोल दे कि ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL है, कोई ये कह दे कंसंट्रेशन डबल कर दी, पाथ लेंथ हाफ कर दी, तो क्या होएगा शीतल बेटा? कंसंट्रेशन डबल कर दी, पाथ लेंथ हमने हाफ कर दी, बताओ क्या आएगा? तो इनिशियल क्या मान लो, यही मान लो। अब A2 क्या मान लो फाइनल, कंसंट्रेशन डबल करो, तो एप्सिलॉन 2C और L क्या हो जाएगा? L/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? सेम। वेरी अच्छा, ये भी डबल किया, ये भी डबल किया, तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी? 4 गुना। ये डबल, ये ट्रिपल किया तो ये ट्रिपल, और ये 1/3 कर दिया तो सेम रह जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, बात नहीं भाई, एक क्वेश्चन और बताओ आप। एक क्वेश्चन आप और बताओ। अच्छा भाई बताओ, ये कहता है एक सॉल्यूशन है कलर्ड कंपाउंड का, ठीक है, और वो 40% एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्बेंस नहीं है, एब्जॉर्प्शन है। क्या है? किसी का एब्जॉर्प्शन कितना है? किसी का एब्जॉर्प्शन कितना है? 40%। ठीक है, बोलो भाई। फिर ये कहता है कि ये हमने क्या किया, बताओ भाई। अच्छा, कहां पर रखा है? ये कहता भाई कि हमने इसको, ये जिस वेसल में, ये भाई 1 सेंटीमीटर के वेसल में है, क्या ये 1 सेंटीमीटर के वेसल में कितनी एब्जॉर्प्शन है? एब्जॉर्प्शन 40। ये कहता 2 सेंटीमीटर वाले में, 2 सेंटीमीटर वाले में ये बताओ भाई कि इसका एब्जॉर्प्शन कितना आएगा। क्या पूछा आपसे भाई? 1 सेंटीमीटर वाले में क्या बता दिया? एब्जॉर्प्शन। बताओ 2 सेंटीमीटर वाले में एब्जॉर्प्शन क्या आएगा? ये मत कहियो एब्जॉर्प्शन पाथ लेंथ डबल, भाई एब्जॉर्बेंस है ये, तो क्या आएगा बताओ? इसको आप कैसे टैकल करोगे? तो एब्जॉर्प्शन दे रखी है, पहले क्या निकालो इससे? ट्रांसमिटेंस। क्या जाएगी मेरे पास? 60%। और यहां से, क्योंकि डबल क्या होता है? एल डबल करने डबल क्या होता है? एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्प्शन कितना? 40। पहले क्या निकाल लो? ट्रांसमिटेंस। फिर क्या निकालो इसका भाई? एब्जॉर्बेंस। वो क्या आएगा? log 1/t। टी कितना है? 60%। 60% है भाई, तो क्या हुआ? 60/100। 100/60। 100/60। एक सेकंड भाई, ये आएगा 0.228। कितना आया? 0.2218। नहीं आया ना आपको? 0.2218। अब बताओ, अब हमने क्या किया? मैंने बॉक्स डबल कर दी। अब इनमें से कौन सा पैरामीटर डबल होता है? एब्जॉर्प्शन टी की ए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? यहां पर मेरे पास क्या आ गया? एब्जॉर्बेंस। बोलो भाई, डबल करो इसका, क्योंकि ये डबल होगा। 0.2218 क्या हो जाएगा? 0.4436। 0.4436। एब्जॉर्बेंस डबल कर दी। अब एब्जॉर्बेंस हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? अब ए क्या होता है? log 1/t होता है। तो यहाँ से आप क्या पुट कर दो? 0.4436। एंटी लॉग कर क्या निकाल लो? ऐसे पकड़ कर ट्रांसमिटेंस। पता है यहाँ पर ट्रांसमिटेंस क्या आएगी? 0.36। 0.36 आई भाई। और अगर ट्रांसमिटेंस 0.36 आई भाई, यहाँ पर ट्रांसमिटेंस क्या आएगी फिर? यानी 36%। तो एब्जॉर्प्शन क्या आएगा? 64%। क्या आएगा? बात आपको पहले पड़ी ना? नहीं आया? अरे नहीं आया भाई, चलो ठीक है, बेटा कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ रखा है जून 2011 में नेट में, भैया मेरी बारी में आया था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई थी भाई। अब बताओ आप, ये कहता हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। बताओ हमारे पास क्या है भाई? 3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। बताओ सॉल्यूशन सी की ट्रांसमिटेंस क्या है? अरे भाई सॉल्यूशन सी की, सॉरी सॉल्यूशन ए की, अरे भाई सॉल्यूशन ए की
ट्रांसमिटेंस क्या है, ये कहता है सॉल्यूशन कौन, और कितना है ये 0.1 मोलर पर DMQ कितना है, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ। आप सारी वैल्यू नोट करते रहो, 0.1 मोलर और ट्रांसमिटेंस क्या इसकी, तो 0.1 मोलर और क्या है 0.1 मोलर 1 सेंटीमीटर, 0.5 क्या है इसकी ट्रांसमिटेंस। तो पहले सैंपल का डेटा यहाँ लिखो भाई, तो पहले सैंपल का डेटा यहाँ लिखो। बताओ क्या पहले सैंपल के बारे में क्या है भाई, कंसंट्रेशन और एल और एप्सिलॉन लिखो, नहीं ट्रांसमिटेंस दे रखी है। बताओ क्या दे रखी है 0.1 और 1 सेंटीमीटर और 0.5 है ना, तो इसकी आप एब्जॉर्बेंस निकाल लो, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देते हैं। तो क्या आएगा, तो 0.5 से आप क्या करो, बोलो भाई, तो 0.5 से आप क्या निकालो बताओ, अरे 0.5 का क्या करो बताओ, अरे भाई 0.5 का क्या करो बताओ, अरे भाई 0.1 मोलर पर DMQ ट्रांसमिटेंसी है, तो इसका बताओ हमारे पास एब्जॉर्बेंस क्या आएगा, सॉरी इसका हमारे पास एब्जॉर्बेंस क्या आएगा बताओ, तो A विल बी इक्वल टू log 1/T आएगा ना, तो 0.5, तो 5/10 कितना होता 0.5, 50/100 हुई, कितना आ गया log 2 कितना होता 0.3010, तो 0.3010 आ गया। आसान है मुश्किल है, ठीक है ओके। अब बताओ भाई, अब मैं ये कहूँ, अब बताओ अगला क्या है, अब अगला इसने क्या बोला है कि ऑप्टिकल डेंसिटी 0.5 है, इज मेजर्ड यूजिंग 1 mm सेल, और ये कहता है कि सॉल्यूशन बी में क्या है, इसमें वही ट्रांसमिटेंस दी रखी है कितनी 1 mm सेल की, बताओ किधर रखी है 0.5। अब 1 mm कितना होता है सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 mm सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10, तो 0.1 सेंटीमीटर क्या भाई, तो 0.1 सेंटीमीटर वाली क्या है, अरे भाई 0.1 सेंटीमीटर वाली क्या है 0.5, नहीं अरे नहीं 0.5 तो क्या है कंसंट्रेशन, और 1 mm सेल है, तो 0.5 तो क्या रखो 0.5 क्या रखो कंसंट्रेशन, और 1 mm क्या है सेल, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ से आप रही हो सेम कंपाउंड है, तो एप्सिलॉन सेम होएगा, तो C कितना हो गया 5 गुना, पाथ लेंथ क्या होगी 10 गुना घट गई भाई, तो कंसंट्रेशन क्या होगी 5 गुना, पाथ लेंथ क्या होगी 1/10, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर भाई, कंसंट्रेशन 5 गुना होगी, ये 1/10 होगी, तो नई एब्जॉर्बेंस क्या आएगी हमारे पास 5 गुना घट जाएगी ना भाई, तो क्या हो जाएगी इसका, इसको आप 5 से इसका क्या करो उसको भाई, इसको आप 5 से क्या कर दो, इसकी हाफ क्यों हो जाएगी, नहीं सही हाफ करनी है भाई, क्योंकि ये आपने क्या कर दिया 5C, ये आपने क्या कर दिया L/10, तो 5/10 2 हो गया, 1/2 हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0.1505, इसके क्या ऑप्टिकल डेंसिटी। अब वो तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ये कहता है ट्रांसमिटेंस ऑफ, इसी क्या है 0.1, भाई तीसरी ट्रांसमिटेंस क्या है 0.1, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बताओ फटाफट भाई, log 1/T होता है 0.1, कितना होता है 1/10, log 10 कितना होता है 1, कितना है इसका, तो C की हमारे पास क्या है ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस क्या है 1 आ गई ना, इजंट इट। तो बताओ हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, तो इनका बताओ ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा किसके हमारे पास C का, फिर किसका आया है और फिर B का। ये क्वेश्चन नेट में रखा पार्ट C में 4 नंबर में, कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास D, अरे C है B, बताओ आ गया आपको ये, और बताओ भाई फिर क्या हमारे पास, एक और बताओ भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, एक की क्या है ट्रांसमिटेंस 50%,
और दूसरे की क्या है, और दूसरे की भाई ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बताओ, 0.1767। तो बताओ भाई, ये कहता है एक सॉल्यूशन हमारे पास। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, ये वाला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है, इसकी ट्रांसमिटेंस क्या है 50%, ये 0.1 मोलर है। दूसरा 0.1 मोलर बी की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बताओ, फटाक से इसका एंटीलोप करके, सॉरी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी ट्रांसमिटेंस निकालो आप, 0.1761। दूसरे की 0.1 मोलर बी की, ये तो ट्रांसमिटेंस है, इसकी ट्रांसमिटेंस क्या है 50%। ठीक है, इसकी एब्जॉर्बेंस क्या है 0.1767, 0.1767। इसका भी काम करो फटाफट भाई, ट्रांसमिटेंस निकालो, क्या करना है इसका, अभी क्या करो इसका, एक क्या करो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि log 1/t ये होता होगा, तो उसका एंटी लॉग करो पहले, तो फिर करो उसका रेसिप्रोकल। पहले 0.176 का एंटी लॉग करो, 0.176 का एंटी लॉग करो, 0.176 का एंटी लॉग करो। पॉइंट 176 का नहीं आएगा भाई, कैलकुलेटर में देख लो, कैलकुलेटर में क्या 1.50 आया है। अब 1.50 क्या करो आप, रेसिप्रोकल, जीरो 0.66 ये होगा ना भाई, अरे 0.66 आ गया भाई। तो क्या इसकी ट्रांसमिटेंस, यानी क्या इसकी 66%, क्या इसकी भाई, तो ये क्या, तो आप बताओ, तो कहता है अगर एक तीसरा वेसल क्या है, एक 0.1 मोलर ए और 0.1 मोलर बी, तो बताओ नेट ट्रांसमिटेंस क्या है, ये क्वेश्चन नेट में रखा भाई। तो सिंपल सी बात है, दोनों अलग होते, उनका आंसर क्या आता, बिल्कुल सेम आता ना भाई। तो 100 फोटोन पड़े तो क्या निकले 50 में 66%, 50 का 0.6 कितना होता है, 50 का 66% क्या होता है 33, कितना आएगा 33%। नहीं आ गया, ये भी नेट में रखा है, आ गया आपको ये, बताओ ऑप्शन ए। अब बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अब कहता हमारे पास ये, मैं कहता पी ए और पी बी क्या है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास क्या भाई, दो लेवल है, ई ए ग्रेटर देन क्या है ई बी, और T1 क्या ग्रेटर देन T2। दो लेवल है ई ए और ई बी, ई ए वन ज़्यादा है ई बी से, और T1 क्या ज़्यादा T2 से। इसमें पॉपुलेशन क्या है पी ए, इसमें पॉपुलेशन क्या बताओ भाई पी बी। तो बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, बताओ। ये कहता है T1 में पॉपुलेशन क्या होगी ज़्यादा, बोलो भाई T1 टेम्परेचर पर पीए में पॉपुलेशन क्या होगी ज़्यादा, गलत। बस सिंपल सी बात है भाई, हमको पता है जिसका ज़्यादा क्या होता है एनर्जी गैप, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है कम होती है। तो T1, अरे भाई दोनों T1 पे हैं, तो भाई ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ आएगी बताओ, कम एनर्जी वाले में क्या होती है, एनर्जी गैप ज़्यादा एनर्जी होगी तो घटेगी भाई। तो हम क्या बोलेंगे, पी ए क्या होना चाहिए पी बी से कम होना चाहिए ना भाई, पी ए क्या होना चाहिए पी बी से कम। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, तो पी ए क्या होना चाहिए पी बी से कम। और सिमिलरली भाई T2 पे क्या होना चाहिए T2 पे भी, अरे भाई जब एनर्जी कम है ये की, तो पी ए क्या होना चाहिए T2 पे कम होना चाहिए किससे, पी बी से। अगर अरे भाई टेम्परेचर चाहे T1 हो चाहे कौन सा हो T2, अगर T1 है तब भी क्या होगा पी बी में पॉपुलेशन क्या होगी ज़्यादा होगी ना।
T2 हो तभी क्या होगी यहाँ पर ज़्यादा आएगी, नहीं आएगा आपको। और भाई इसीलिए रेशो ज़्यादा कौन सा आएगा बताओ, तो भाई आप साफ साफ कह रहे हो भाई। अब T1 क्या है, अभी T1 क्या है, T1 बताओ क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर। भाई T1 क्या है हमारे पास, ज़्यादा टेम्परेचर। फिर बताओ क्या होगा हमारे पास, तो इनका रेशो तो क्या है मेरे पास ये, तो क्या होता है PA/PB। अरे भाई T1 अगर ज़्यादा होगा, अगर हम बात करें रेशो की, तो आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर पर बताओ क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है भाई, बढ़ती नहीं क्या। तो रेशो ज़्यादा किस पे आएगा बताओ हमारे पास, T1 पे। तो अगर मैं PA/PB का रेशो निकालूँ, PA/PB का रेशो T1 पे और PA/PB का रेशो T2 पे, तो ज़्यादा कौन सा आना चाहिए, PA/PB का रेशो T1 पे ज़्यादा आएगा T2 के मुकाबले। ये क्वेश्चन भी, ये भाई क्वेश्चन पार्ट भी में रखा है नेट में 2 नंबर में। अब ठीक है, अब खुश। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।